तो बेटा सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषताएं। आपको किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पता है, वो उसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है। जैसे अकाउंट्स की अगर बात कर लें, हमें पता है कि इसमें क्या है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी बहुत इन्वॉल्व हो जाती है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। कुछ बच्चों को ये क्या लगता है, डिफिकल्ट लगता है सब्जेक्ट, तो ये भी क्या है, ये भी इसका फीचर है। ठीक है। ये सब्जेक्ट सीबीएसई में क्लास 11th में इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो ये भी क्या है, इसका फीचर है। इस अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। ये भी क्या है, इसका फीचर है। तो बेटा फीचर होता है आपको कुछ भी उस चीज के बारे में पता हो, चाहे वो उसकी मेरिट हो या डीमेरिट हो, कुछ भी हो सकता है, बस आपको उसके बारे में कोई भी एक पॉइंट पता है, तो वो उसका क्या हो जाता है, वो उसका फीचर बन जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे फीचर्स भी यही है। और अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ ना बेटा, कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, तो उस अकाउंटिंग प्रोसेस भी यही है यहाँ पर। अब प्रोसेस का मतलब अगर हम बात करें तो क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप हमें कौन सी चीजें करनी है, जिससे कि हम पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर सकें। तो अकाउंटिंग प्रोसेस से मतलब यही है कि अगर आपको अकाउंटिंग करनी है, तो आपको बेटा कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा अकाउंटिंग को करने के लिए। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही हो गए, प्रोसेस भी वही होगा। प्रोसेस में बस यही ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा कि ये जो भी, जो मैंने जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ, जो ये नंबरिंग दे रखी है, इसी नंबर्स के हिसाब से आपको इनको लर्न करना है माइंड में। और इसको लर्न करने के लिए बहुत ही इजी वे है, मैं बता देती हूँ। आप इस कोड को लर्न कर लीजिए, IMRCSAC। ओके, IMRCSAC, इस कोड को लर्न कर लीजिए और इसी कोड को हम डिकोड करते जाएंगे। जैसे बेटा आई का मतलब है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। एम का मतलब है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। आर का मतलब है रिकॉर्डिंग। सी का मतलब है क्लासिफाइंग। एस का मतलब है समराइजिंग। ए का मतलब है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सी का मतलब है कम्युनिकेटिंग। राइट। तो गाइज बहुत ही इजी है इन स्टेप्स को लर्न करना। जस्ट आप इस कोड को लर्न कर लीजिए और इसको डिकोड करते रहें। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, मैम आपने ये स्टेप्स तो बता दिए, आपने ये भी बता दिया कि इसे सीक्वेंस में लर्न करना होगा। फर्स्ट नंबर पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, नंबर 2 इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस, नंबर 3 इज रिकॉर्डिंग, नंबर 4 is classifying, number 5 is summarizing, number 6 is analysis and interpretation, and number 7 is communicating. So these are the 7 steps which are involved in accountancy. लेकिन अब ये स्टेप्स हैं क्या, इन स्टेप्स में क्या समझ में आ रहा है बेटा आपको? डेफिनेटली अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने कुछ समझाया ही नहीं है। तो आइए वन बाय वन बेटा मैं इन स्टेप्स को आपको एक्सप्लेन करती हूँ बहुत ही इजी तरीके से। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट स्टेप को समझने के लिए, जो कि है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जाम्पल, हमें थोड़ा सा समझना होगा ये आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना। क्या करना? पहचान करना, यानी कि रिकॉग्नाइज करना। ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो चीजें होती हैं जिन्हें हम मनी के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे परचेजेस कितनी हुई, सेल्स कितनी हुई। बट किसी की ब्यूटी हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, किसी का हार्ड वर्क, किसी की स्ट्रगल हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का हो गया। इवेंट्स, इवेंट्स जो ये एंड ऑफ ट्रांजेक्शन, एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स। एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी चीज होना बिजनेस में, लाइक बिजनेस में कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, दिस इज अ ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड टू बिजनेस। कोई चीज सेल आउट हुई, फिनिश्ड गुड को सेल आउट किया, दिस इज अ ट्रांजेक्शन। एंड वट एवर इज द एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा कंपनी में से। लेट सपोज अगर मैंने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किया है, तो पैसा बेटा मेरी कंपनी से क्या होगा, चला जाएगा। तो दिस इज द end result of transaction. End result of transaction is called event. अगर मैंने कोई चीज सेल आउट की है, फिनिश्ड गुड को सेल आउट किया है बेटा, तो मेरे पास पैसा आएगा। दिस इज कॉल्ड द
that the money is coming in. This is the end result of transaction. तो हम बेटा अकाउंट्स में क्या करेंगे, हम अकाउंट्स में आइडेंटिफाई करेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, मतलब पहचानेंगे कि कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं। बेटा इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, ठीक है, उस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा उसमें क्या है। ये एक पर्सन है, राइट, ये एक पर्सन है, इसका नाम है मिस्टर अग्रवाल। क्या नाम है? मिस्टर अग्रवाल। बेटा मिस्टर अग्रवाल की स्वीट शॉप है जिसका नेम है अग्रवाल स्वीट शॉप, जिसका नेम है अग्रवाल स्वीट शॉप। ओके, अब जैसे कि हमें पता है स्वीट शॉप्स क्या करती हैं, पहले स्वीट्स को बनाती हैं और फिर बेचती हैं। और बेटा हमें ये भी पता है कि स्वीट्स को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए, मिल्क भी चाहिए, है ना, एसेंस भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, मिल्क मेड भी चाहिए और मैनी थिंग्स बहुत सारी चाहिए होती हैं जब भी स्वीट्स को बनाना है ना। तो अग्रवाल स्वीट्स हाउस ने क्या किया, परचेज किया। क्या परचेज किया? इंग्रेडिएंट्स परचेज किए बेटा, जो उन्हें चाहिए फॉर मेकिंग द स्वीट्स। स्वीट्स को परचेज करने के लिए उन्हें जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए उन्होंने क्या किया बेटा, परचेज किया। ठीक है, कितने इंग्रेडिएंट्स परचेज किए उन्होंने? 10 केजीज के इंग्रेडिएंट्स परचेज किए। बेटा ध्यान से सुनना, 10 केजीज के इंग्रेडिएंट्स को परचेज किया, ठीक है। और प्राइस क्या है उन इंग्रेडिएंट्स का? प्राइस है 50 रुपीज पर केजी, ठीक है। आई रिपीट, इंग्रेडिएंट्स को परचेज किया गया, 10 केजीज के इंग्रेडिएंट्स परचेज किए गए स्वीट्स को बनाने के लिए, और उनका प्राइस क्या है? प्राइस है 50 रुपीज पर केजी, मतलब 1 केजी का प्राइस है 50 रुपीज। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन क्या हुआ। सेल हुई स्वीट्स की सेल की गई, ठीक है। किस प्राइस पे स्वीट्स की सेल हुई? प्राइस है बेटा 100 रुपीज पर केजी, 100 रुपीज 1 केजी, 100 रुपीज की सेल आउट की गई स्वीट्स। और कितनी स्वीट सेल आउट की गई? 8 केजीज, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर अग्रवाल ने और क्या किया? परचेज किया मोबाइल, मोबाइल परचेज किया अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, मिस्टर अग्रवाल के वर्कर्स कैसे हैं? मिस्टर अग्रवाल के वर्कर्स बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। अब बेटा ये 4 ट्रांजेक्शन्स हैं, मतलब ट्रांजेक्शन तो 3 है, एक वर्कर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है एट द एंड, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी हो गई? एक तो परचेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग स्वीट्स, सेकंड सेल ऑफ स्वीट्स, थर्ड परचेज ऑफ मोबाइल इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन, फोर्थ ये ट्रांजेक्शन नहीं है, अपार्ट फ्रॉम ट्रांजेक्शन वैसे इंफॉर्मेशन गिवन है दैट वर्कर्स कैसे हैं? वर्कर्स हार्ड वर्किंग है, ठीक है बेटा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम अकाउंट्स में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे इनमें से। तो बेटा ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन भी मैं ही दे रही हूँ, क्वेश्चन भी मैं ही बता रही हूँ। सॉल्यूशन ये है कि आपको अकाउंट्स में वो वाली ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है जो बी भी हो और एम भी हो। ध्यान से समझना, जो बी भी हो और एम भी हो, मतलब बी एंड एम आपने अपने माइंड में रखना है वाइल डिसाइडिंग कि ये वाली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मुझे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है या नहीं, या ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को मुझे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है या नहीं। इस चीज को समझने के लिए आपको बी और एम को अपने माइंड में क्या करना है? रखना है, ठीक है। अब ये बी क्या है मैम? बी है बेटा बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, वो आपकी कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है ना परचेज ऑफ मोबाइल, परचेज ऑफ मोबाइल तो डेफिनेटली बेटा पर्सनल यूज के लिए है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, सिर्फ वो वाली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। अब जैसे परचेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग स्वीट्स, अब स्वीट्स मेकिंग तो बिजनेस की एक एक्टिविटी है कि जब तक प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आगे सेल आउट कैसे करेंगे स्वीट्स को, राइट। तो स्वीट शॉप के लिए बिजनेस की एक्टिविटी है ये तो कि परचेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये क्या है? ये बी वाली ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सेल ऑफ स्वीट्स, स्वीट्स को सेल आउट कर रहे हैं, ये भी क्या है? बी है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बट परचेज ऑफ मोबाइल इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट्स अ पर्सनल ट्रांजेक्शन। पर्सनल ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है। दूसरी चीज एम क्या है मैम? एम बेटा ये है कि मॉनिटरी, मनी के टर्म्स में आपने देखना है, मनी के टर्म्स में आपने देखना है, मतलब आपको वो देखना है कि ठीक है
कौन सी ट्रांजेक्शन बिजनेस वाली है प्लस वो कौन सी ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है और वो हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। अब जैसे हार्ड वर्किंग वर्कर्स, ठीक है, अब हार्ड वर्किंग वर्कर्स की वजह से कंपनी ग्रो कर रही है। अब ये है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन ही कि वर्कर्स हार्ड वर्किंग है इसलिए कंपनी क्या कर रही है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है। बट बेटा ये ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन तो है बट ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन नहीं है, मतलब इसे मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं दिखा सकते कि हमारे वर्कर्स कितने हार्ड वर्किंग है मनी के फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया हार्ड वर्क को मनी के फॉर्म में मेजर नहीं किया जा सकता है। तो बेटा यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ऑल्दो इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट मेजर द हार्ड वर्क ऑफ द वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ मनी। मनी के फॉर्म में हम वर्कर्स के हार्ड वर्क को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब बेटा दो कंडीशंस हैं और दोनों कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है। एक तो वो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ऊपर से वो ट्रांजैक्शन मॉनिटरी भी हो। अब जैसे परचेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग स्वीट्स, इसे हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं कि हमने परचेजेस कितने की करी, राइट? तो वो बेटा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन भी है प्लस वो बिजनेस ट्रांजैक्शन भी है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 1 को हम रिकॉर्ड करने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेल ऑफ स्वीट्स भी कितने की हुई है, 10,000 की हुई है, 20,000 की हुई है, कुछ भी हो सकती है। दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि बेटा ये बिजनेस ट्रांजेक्शन भी है प्लस ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन भी है, मतलब ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी है। परचेज ऑफ मोबाइल को वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड बिकॉज इट्स अ पर्सनल ट्रांजेक्शन है। ऑल्दो मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं लेकिन वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है बेटा, तो इसीलिए हम उसे रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। हार्ड वर्किंग वर्कर्स की वजह से अगर कंपनी की ग्रोथ हो रही है तो ये हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम मनी के टर्म्स में इसे मेजर नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन जरूर है तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बेटा हम फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, दैट इज परचेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग स्वीट्स एंड सेल ऑफ स्वीट्स। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। एनी डाउट टिल येट? यहाँ पर मैं एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी गाइस, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारी एकेडमी है फंडू ट्यूटर, वो 1-to-1 ट्यूटरिंग प्रोवाइड करती है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग में हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं एंड 1-to-1 ट्यूटरिंग हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड हम प्रोवाइड करते हैं 1-to-1 ट्यूटरिंग and the batch tutoring also for all the subjects for all the classes. So अगर आपको ट्यूशन क्लासेस चाहिए बाय सम एक्सपर्ट टीचर्स तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि स्लाइड के बॉटम पे गिवन है। इट्स 7889217144। आइए गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स है क्या। तो आइए इसे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। So accounting records only those transactions and events which can be measured in terms of money। तो वही आ गया ना कि अकाउंटिंग में सिर्फ क्या रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंटिंग में सिर्फ वो वाली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिसे हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। This involves identifying transactions and events that are a part of economic activity। अब इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्ड यूज हो रहा है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और सेल ऑफ फिनिश गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इन ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं बेटा, हम कोई भी चीज करते हैं, बिल्स या रिसीट वगैरह हमारे पास होती है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या चीज परचेज की, क्या चीज सेल आउट की। तो such transactions are identified with the help of bills and receipts as evidence of the transactions। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मेजरिंग की। जैसे कि आपने फर्स्ट में क्या देखा, फर्स्ट में ये देखा कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स को हमें रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। दूसरा होता है कि मेजर करना। अब उन ट्रांजेक्शन्स को मेजर क्या क्या मेजर करेंगे, मेजर करेंगे बेटा उसकी वैल्यू। मेजर का मतलब क्या होता है, नापना किसी चीज को, है ना, नापना किसी चीज को, काउंट करना किसी चीज को, राइट बेटा। तो अकाउंट्स में क्या बोला जाता है कि आपने जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी ट्रांजैक्शन आपको अकाउंट्स में दिखानी है, अब उन ट्रांजैक्शंस को आप एक कॉमन डिनोमिनेटर में
कन्वर्ट कर दो, काउंट कर लो एक कॉमन डिनोमिनेटर में, दैट इज रुपीज। बेटा अकाउंट्स में सारी की सारी चीजें जो भी रिकॉर्ड की जाती हैं वो कंट्री की करेंसी पे रिकॉर्ड की जाती हैं। एंड एज वी नो दैट बीइंग एन इंडियन, हमारी करेंसी कौन सी है? हमारी करेंसी है बेटा रुपीज। तो अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्ड किया जाता है वो सब रुपीज में किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परचेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स कितना किया, 10 केजीज परचेज किया इंग्रेडिएंट्स को, और प्राइस क्या है? वो है 50 रुपीज पर केजी। प्राइस कितना है? 50 रुपीज पर केजी। तो बेटा परचेजेस की वैल्यू निकालते हैं। परचेजेस की वैल्यू क्या हो गई? 50 रुपीज इंटू 10, यानी कि 500 रुपीज की क्या की है? परचेजेस की है। ये हमने मेजर कर लिया कि हमने परचेजेस कितने की है? 500 रुपीज की है। सेल्स में बेटा मैंने आपको बताया था कि स्वीट्स को बेचा गया, 8 केजी स्वीट्स बेची गई और 100 रुपीज पर केजी के प्राइस से। तो मतलब सेल्स कितने की हुई? सेल्स हुई बेटा 100 रुपीज इंटू में 8, यानी कि रुपीज 800 की क्या हो गई? सेल्स हो गई। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेजर। शेख शमीन, हेलो मैम। हेलो बेटा, हाउ आर यू? तो यहाँ पर जितने भी बच्चे बेटा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। प्लस आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक यहाँ पे लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पे आपको ये एड्रेस भी दिया हुआ है, हमारा टेलीग्राम एड्रेस जो है। एंड आगे गाइस थर्ड की बात करते हैं, थर्ड फीचर की। सॉरी, इसकी पहले एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं डिटेल में। अब मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। अब आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस को मेजर करना जो कि हमारा सेकंड स्टेप है। तो आइए देखते हैं। अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। अभी मैंने आपको बताया ना, कॉमन मेजरमेंट यूनिट क्या है? हमारी रुपीज। दैट इज द करेंसी ऑफ द कंट्री। कंट्री की करेंसी में हर ट्रांजेक्शन को क्या कर लिया जाता है? मेजर कर लिया जाता है, नाप लिया जाता है। In other words, financial transactions and events are measured in terms of money. Money के terms में measure कर लेते हैं। तो आइए बेटा, ये दो स्टेप्स तो हमने कर लिए। नंबर 1 क्या था? आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। नंबर 2 मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। अब नंबर 3 की बात करेंगे बेटा। नंबर 3 होता है बेटा रिकॉर्डिंग। जब आपने मेजर कर लिया, अब हमारा क्या काम है कि अब हम उसको भूले नहीं, है ना? ये जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है बेटा, अगर हमारे ह्यूमन ब्रेन में तो इतना कैलिबर नहीं है ना कि वो ट्रांजेक्शन्स को लर्न रखेगा, कल कितनी ट्रांजेक्शन हुई थी, कल कितनी परचेजेस मैंने की थी, या उससे एक दिन पहले कितनी की थी, या मैंने साल की स्टार्टिंग में कितनी परचेजेस की थी। कुछ ध्यान में नहीं रहता है ना। तो ह्यूमन ब्रेन का बेटा इतना कैलिबर नहीं है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है बिजनेस में, तो पता नहीं कितनी ट्रांजेक्शन एक दिन में होती है, ह्यूमन माइंड इतना नहीं रिकॉल कर पाएगा, इतना नहीं माइंड में रख पाएगा, है ना। तो बहुत जरूरी है कि हम इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हुए चले। ठीक है, तो एक तरह से बोलते हैं ना कि नोट्स बना लेना। तो इन ट्रांजेक्शन्स की हम क्या बनाते हैं? हम नोट्स बनाते हैं बेटा अकाउंट्स में। उसे क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। कि हम इन ट्रांजेक्शन्स को लिख लेते हैं। लिखना कहाँ है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है। और कहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रांजेक्शन्स को? हम लिखते हैं बेटा जर्नल में। कहाँ पे लिखेंगे? जर्नल में। ये एक बुक बनी हुई है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये एक बुक है। मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि परचेजेस कितनी है? 500 रुपीज की। सेल्स कितनी है? 800 रुपीज की। राइट। तो ये बुक है बेटा, अकाउंट्स की बुक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जर्नल। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने आइडेंटिफाई की और आपने मेजर कर ली उसकी वैल्यू, अब आप उन ट्रांजेक्शन्स को क्या करेंगे? अब आप उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। और उस बुक्स को क्या कहते हैं? जहां पे आप फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसे बोलते हैं बेटा हम जर्नल। क्या बोलते हैं? जर्नल। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वाई बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है इसे? क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन्स यहीं पे रिकॉर्ड की जाती हैं। और बेटा इस जर्नल को बहुत से टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मतलब सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड किया जाता है। जर्नल इज अवर मेन बुक, और सब्सिडरी बुक्स जो इसी से ही बुक्स और निकल निकल के आती हैं, उसे क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक्स। तो बेटा एक होती है कैश जर्नल,
कैश जर्नल में हम सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, कैश आया, कैश गया, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। परचेज जर्नल, परचेज जर्नल में हम क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उधार पे हमने जो परचेज ऑफ गुड्स किया है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा कहाँ पे, परचेज जर्नल में। सेल्स जर्नल, अब सेल्स जर्नल भी आप समझ गए होंगे बेटा, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, अगर हमने उधार पे माल को बेचा है किसी को भी तो उसका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाएगा, सेल्स जर्नल में। ऐसे ही बेटा सेल्स रिटर्न जर्नल होता है कि मान लो आपने जो माल बेचा था उधार पर वो कस्टमर ने वापस कर दिया तो उसका रिकॉर्ड कहाँ रखेंगे, सेल्स रिटर्न जर्नल में। ऐसे ही बेटा परचेजेस रिटर्न जर्नल भी होता है, परचेज रिटर्न जर्नल। इसमें परचेजेस रिटर्न मतलब जो भी हमने परचेज किया था उधार पे माल उसे अगर हमने वापस कर दिया है शॉपकीपर को उसका रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाता है। तो ऐसे बहुत सी सब्सिडरी बुक्स भी होती हैं, ठीक है। जर्नल एक मेन बुक है, इसी में से दूसरे सारी की सारी बाकी बुक्स भी बनती हैं। तो आइए बेटा रिकॉर्डिंग के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन में रिकॉल कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक कला है। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी चीज है बेटा, अकाउंटिंग एक कला होती है, स्किल्स होती है, ठीक है। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें क्या करते हैं हम, रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। हम रिकॉर्ड करते हैं यानी कि हम लिखते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, कहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में। Recording is the process of recording business transactions of financial character in the book of original entry, that is journal। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जर्नल में रिकॉर्डिंग की जाती है। और कौन सी चीजों की रिकॉर्डिंग की जाती है, फाइनेंशियल कैरेक्टर की जो ट्रांजेक्शन होती हैं सिर्फ उनकी, और वो जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं उनकी। और जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। तो आइए बेटा एक बार दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं, सॉरी रिकॉल करते हैं। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस of financial character in the book of original entry, that is journal। अब आइए बेटा थोड़ा सा जर्नल के बारे में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इसे सब्सिडरी बुक्स में भी डिवाइड किया गया है। तो दिस बुक इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब्सिडरी बुक्स सच एज कैश जर्नल और यू कैन से कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन्स। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इसमें सारी की सारी कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया जाता है कैश बुक में। कैश बुक को हम कैश जर्नल भी बोलते हैं। परचेजेस जर्नल, परचेजेस जर्नल या परचेजेस बुक एक ही बात है बेटा। परचेजेस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। एंड सेल्स जर्नल, सेल्स जर्नल या सेल्स बुक एक ही बात है, इसमें हम बेटा रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट सेल्स, ठीक है। आइए तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है क्लासीफाइंग। अब बेटा क्लासीफाइंग का वर्ड जो है ये आपने बहुत बार सुना होगा, राइट। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है, कैटेगरीज में डिवाइड कर देना। आप अपने स्कूल में ही देख लो बेटा, स्कूल में सारे के सारे स्टूडेंट्स, मतलब सारे के सारे स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एक ही क्लास में थोड़ी बिठाया जाता है। सबको लेवल्स के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स क्लास फर्स्ट में होंगे, क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स क्लास सेकंड में होंगे, क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स क्लास थर्ड में दिखेंगे, क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स क्लास फोर्थ में मिलेंगे, एंड मेनी मोर, है ना। तो वो क्या हो रखा है, वो बेटा क्लासिफिकेशन हो रखा है। क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगरीज में डिवाइड कर देना, ग्रुप्स बना देना, जो भी सिमिलर नेचर की चीजें हैं वो एक ग्रुप में डाल देना। अब जैसे इसको और अच्छे से समझने के लिए बेटा एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। लेट सपोज ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, इसमें कुछ रेड कलर की बॉल्स हैं, ठीक है, और कुछ आपको मिलेंगी स्काई ब्लू कलर की बॉल्स, और कुछ बॉल्स हैं येलो कलर, ठीक है। तो ये बॉल अभी क्या है, सारे कलर्स की बॉल्स रेड ब्लू एंड येलो सब एक ही बॉक्स में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको अलग अलग कंटेनर में डाल दूं, इनके अलग अलग कंटेनर में डाल दूं, ठीक है, यानी कि बेटा मैं जो रेड कलर वाली बॉल्स हैं वो रेड कंटेनर में डाल दूं, ठीक है, क्योंकि इनके लिए अलग से कंटेनर बने ही हुए हैं। और स्काई ब्लू वाली बेटा स्काई ब्लू कंटेनर में मैंने डाल दी, ठीक है। एंड येलो येलो बॉल्स मैंने बेटा येलो कंटेनर में डाल दी, है ना। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, कि आपने जो भी सिमिलर चीजें थी वो आपने एक बॉक्स में या एक ग्रुप में
डाल दी। अब बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन आती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम बेटा जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब जर्नल में जैसे परचेजेस करी, परचेजेस लिख दी, पी स्टैंड्स फॉर परचेजेस, फिर परचेज करी, फिर लिख दी, फिर सेल्स करी, सेल्स लिख दी, फिर सेल्स करी, सेल्स लिख दी, फिर परचेज हुआ, परचेज लिख दिया, फिर सेल हुआ, सेल लिख दिया, फिर सेल हुआ, सेल लिख दिया, फिर परचेज हुआ, परचेज 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 लिख दिया, फिर बेटा सेल्स हुआ, सेल्स लिख दी। तो अब बेटा क्या आपको ये खिचड़ी सी नहीं लग रही कि कभी भी कुछ भी लिखे जा रहे हैं इसके अंदर, है ना। तो इस चीज को और अच्छे से समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग वे में प्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन में ये होता है कि जो भी सिमिलर नेचर की चीजें हैं वो एक में डाल देना, है ना। उसके लिए अलग अलग जैसे दो बॉक्स बना लिए। अब जैसे इसमें परचेजेस और सेल्स है, परचेजेस को बेटा अलग शो कर दिया, सेल्स को अलग शो कर दिया अलग बॉक्स में, परचेजेस को अलग बॉक्स में। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये हमने दो कैटेगरीज में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बेटा। तो यहाँ पे जितनी बार परचेजेस हुई हमने पी लिख दिया, और यहाँ पे जितनी बार सेल्स हुई हमने एस लिख दिया। तो हमने पी को अलग से कर दिया एक ग्रुप में, और एस वाली चीजों को अलग से कर दिया एक ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें बोलते हैं बेटा लेजर्स। क्या बोलते हैं, लेजर्स। ये हो गया परचेज लेजर जिसमें परचेजेस की पूरी इंफॉर्मेशन है। ये हो गया सेल्स लेजर जिसमें सेल्स की पूरी इंफॉर्मेशन है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ही यही होता है बेटा कि आप जो भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड आइटम्स हैं उन्हें एक में कर दो, जो दूसरी कैटेगरी से रिलेटेड आइटम्स हैं उन्हें दूसरे में कर दो, ताकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो आइए देखते हैं बेटा इसका मीनिंग रिकॉल करते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन्स और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। आपने देखा ना कि मैंने परचेजेस की एक प्लेस पे, एक क्योंकि परचेजेस उनका नेचर था, एक ही प्लेस पे सारी ट्रांजेक्शन दिखा दी परचेजेस से रिलेटेड। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है प्रोसेस है ये एक, जिसमें ग्रुप कर दिया जाता है ट्रांजेक्शन को। ट्रांजेक्शन को मतलब एक ग्रुप में डाल दिया जाता है जो एक नेचर की होती हैं एक प्लेस पे। The transactions recorded in the journal or the subsidiary books are classified or posted in the main book of account known as ledger. ये क्लासिफिकेशन कहाँ पर की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है अकाउंट्स में लेजर प्रिपेयर करके, ठीक है। और जब भी हम लेजर्स प्रिपेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, पोस्टिंग। जैसे कि आपने देखा कि जर्नल में हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, और लेजर में हम क्या करते हैं बेटा, पोस्टिंग करते हैं। लेजर में एंट्रीज करने का मतलब है कि वी आर पोस्टिंग इट, और जर्नल में आप कुछ चीज लिख रहे हो, एंट्री कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर रिकॉर्डिंग इट। दोनों में फर्क है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इन राहुल्स अकाउंट, राहुल का अकाउंट है बेटा लेजर में, तो क्या होगा, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन राहुल से रिलेटेड है वो सारी एक ही जगह पे पोस्ट होती चली जाएंगी, और एंड में हमें ये पता लग जाएगा, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि राहुल को पैसा देना है या लेना है हमें। तो इन राहुल्स अकाउंट इन द लेजर all business transactions related to Rahul are posted so that what is ultimately due to Rahul or due from Rahul can be ascertained, जिससे कि हम कैलकुलेट कर सकें कि क्या राहुल को कुछ देना है या उससे लेना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा अब हम बात करेंगे समराइजिंग की, जो कि बहुत ही जरूरी है अकाउंट्स में। अब जैसे मैं आपको ये बताऊं कि एक बार मैंने परचेजेस करी अपने कंपनी के लिए 10,000 की करी, दूसरी बार करी 20,000 की, तीसरी बार करी 30,000 की। अब एक समझदार बच्चा क्या होगा कि मैम ऐसे अलग अलग बताने के बजाय एक साथ बता दो ना कि आपने टोटल परचेजेस कितनी करी। तो फिर मैंने कहा यस बेटा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने टोटल परचेजेस आपको दिखा दी। वो टोटल परचेजेस कितनी है, 60,000 रुपीज। दिस इज कॉल्ड समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज को कंसाइज वे में या शॉर्ट वे में क्या कर देना, एक्सप्रेस कर देना। आप इतनी सारी सारी चीजें डिटेल में दे रहे हो, ठीक है, डिटेल में ना देकर आप क्या करो, उसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दो, ठीक है। तो जैसे मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ कि टोटल परचेजेस कितनी है, 60,000। दिस इज कॉल्ड समराइजिंग। अब अकाउंट्स में बेटा समराइजिंग जब होती है ना, तीन चीजें बनाई जाती है मेन। क्या बनाई जाती हैं, तीन चीजें, ठीक है। एक बनता है ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। दूसरा बनता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ये चीजें बेटा मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताने वाली हूँ कि कैसे आप इन्हें प्रिपेयर करेंगे। एंड द थर्ड वन इज बैलेंस शीट। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस बनाती है कंपनी समराइज करने के लिए चीजों को, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, और बैलेंस शीट बनाती है बेटा। ये तीनों हम आगे जाके देखेंगे कि इसमें क्या रिकॉर्ड करना होता है, क्या होता है, ये कैसे इसे प्रिपेयर करना है, इन सब चीजों को। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि समराइजिंग करना मतलब क्या होता है, शॉर्ट में किसी चीज को बताना। ठीक है, जैसे मैं परचेजेस अलग अलग ना बताकर आपको टोटल परचेजेस बता सकती हूँ, वैसे ही मैं सेल्स अलग अलग ना बताकर आपको टोटल सेल्स बता सकती हूँ। और समराइजिंग करने के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी बेटा तीन चीजें बनाती है। नंबर वन ट्रायल बैलेंस, नंबर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर थ्री बैलेंस शीट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बेटा। आइए देखते हैं समराइजिंग को डिटेल में। दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर which is understandable and useful for internal as well as external users of accounting statements। बेटा ये जो अकाउंटिंग की जाती है ना, उसके कुछ यूजर्स होते हैं। ये जितनी भी अकाउंटिंग होती है उससे ये पता लगता है कि कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो इसको जानने के लिए कंपनी के बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज है, मैनेजमेंट है, ठीक है, ऑनर्स है कंपनी के। ये लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में। तो ये कौन है, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं। ये कौन है, अकाउंटिंग के यूजर्स हैं। इन्हें इंटरनल यूजर्स बोला जाता है क्योंकि ये कंपनी के अंदर के यूजर्स हैं। एम्प्लॉयज हो गए, ऑनर्स हो गए, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट हो गई, ये इंटरनल यूजर्स हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होता है, एक्सटर्नल यूजर्स होता है जो कंपनी के लोग नहीं है, कंपनी के बाहर के लोग हैं। जैसे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है इन नोइंग अबाउट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से टैक्स लगेगा। बैंक्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बेटा ये जानने में कि कंपनी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस अर्न किया। क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि अगर लोन दे तो डिसाइड तो ये उसी बेसिस पे करेंगे ना कि कंपनी कंपनी उस कैलिबर में होगी कि लोन का अमाउंट रीपे कर देगी या नहीं। तो ऐसे बेटा कुछ एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं और कुछ इंटरनल यूजर्स भी होते हैं। तो हम समराइजिंग करते ही क्यों हैं, हम समराइजिंग इसलिए करते हैं कि जो क्लासिफाइड डेटा है वो और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाए और कम टाइम में ज्यादा सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। राइट, तो इसलिए हम क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। सो लेट्स रिकॉल दिस पॉइंट वंस अगेन। दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर which is understandable and useful for internal as well as external users of accounting statements। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि इस प्रोसेस में कुछ स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, लाइक ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ कंपनीज। ठीक है, एंड बैलेंस शीट। ये तीन चीजें बनाई जाती हैं समराइजिंग के टाइम पे। आइए बेटा आगे का देखते हैं, आगे क्या होता है। आगे होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब ये एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है बेटा डीपली स्टडी करना। तो आइए पहले एग्जाम्पल को समझते हैं एनालिसिस को समझने के लिए। ठीक है, परचेजेस मैंने बताया कि 500 रुपीज की परचेजेस हुई, सेल्स मैंने आपको बताया 800 रुपीज की हुई। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप इसको डीपली स्टडी कर रहे हो। ठीक है, डीपली आपने स्टडी किया, अच्छा परचेजेस 500 है, अच्छा सेल्स 800 है। तो फिर आपने मेरे को बताया कि मैम इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया मैम 300 रुपीज का। अब ये प्रॉफिट आपने कैसे कैलकुलेट किया, प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया सेल्स माइनस परचेजेस करके, 800 माइनस 500 विच इज 300 रुपीज। तो यहाँ पे ये जो आपने कंक्लूजन निकाल दिया ना कि मैम प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कंपनी का हो गया ₹300। तो ये जो आपने कंक्लूजन निकाला है, एंड में जो कंक्लूड कर दिया है, इस कंक्लूजन को क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन। तो मतलब बेटा हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, हमने बैलेंस शीट बनाई, हमने पीएनएल अकाउंट बनाया, हमने रिकॉर्डिंग करी, हमने लेजर्स बनाए, हमने इतना कुछ किया अकाउंट्स में। किस लिए किया कि हम एंड में उन चीजों को डीपली स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे और वहां से ये जान सकेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो यहाँ पे जैसे हमने कंक्लूड कर दिया कि कंपनी को क्या हो रहा है मैम, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 300 रुपीज का। तो दिस इज दैट वी आर ड्रॉइंग द कंक्लूजन्स। कंक्लूजन ड्रॉ करने को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरप्रिटेशन। सो आइए बात करते हैं इसके एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में डिटेल में बेटा। Analysis and interpretation of the financial data are carried out so that the users of financial data can make a meaningful judgment of the profitability and financial position of the business,
है ना। यही मैंने आपको अभी बताया कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन फाइनेंशियल डेटा का क्यों किया जाता है, ताकि जो भी यूजर्स है ना फाइनेंशियल डेटा के, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि यूजर्स इंटरनल यूजर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं, तो वो अपना एक जजमेंट निकाल सके, अपना एक कंक्लूजन निकाल सके किस बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन कैसी है कंपनी की, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये देखने के लिए। दिस हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर फ्यूचर इन अ बेटर वे, इससे प्लानिंग की जा सकती है बेटर वे में। नेक्स्ट बेटा लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटेंसी जो कि है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, बातचीत, है ना। बातचीत, आप किसी से बात करते हो, वो क्या है, कम्युनिकेटिंग। आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते हो, वो क्या है, कम्युनिकेटिंग। अभी मैं आपको ये क्लास दे रही हूँ और मैं आपको समझा रही हूँ कि अकाउंटिंग क्या होता है, ये भी क्या है बेटा, ये भी कम्युनिकेटिंग है, बातचीत है मेरी आपके साथ, ठीक है। सो यहाँ पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जैसे कि मैंने बताया कि यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, और यूजर्स दो टाइप के होते हैं बेटा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स जो कंपनी के अंदर के ही लोग हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि वो ये देखें कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी प्रॉफिट में ही है ना, लॉस में तो नहीं जा रही है, और अगर वो प्रॉफिट में है तो कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। कंपनी की मैनेजमेंट, ठीक है, वो इंटरेस्टेड होती है क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट ने बेटा आगे की स्ट्रेटेजीज वगैरह प्लान करनी है। तो अगर लॉस हो रहा है तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाएगी और देखेगी कि क्या किया जाए कि लॉस ना हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है इन नोइंग अबाउट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, राइट। ओनर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ओनर्स ने पैसा वगैरह बेटा इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी में, तो ऑफकोर्स दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग कि हमने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है तो कैसा कैसा है इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस। नेक्स्ट बेटा एक्सटर्नल यूजर्स जो आउटसाइड होते हैं कंपनी के लोग, बैंक्स वगैरह बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इन नोइंग अबाउट द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन को समझने के लिए बैंक बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो ये देखना चाहते हैं बेटा लोन देंगे तो कंपनी का प्रॉफिट कितना है, लोन का अमाउंट हमारे पास रीपे आ जाएगा या नहीं आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है लोन देके खतरा पड़ जाए कि आ ही नहीं रहा। गवर्नमेंट को टैक्स लगाना होता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स या डिविडेंड टैक्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट को ये वाला टैक्स लगाना है, तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंपनी। तो ऐसे और भी बहुत से यूजर्स होते हैं, कुछ रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है, जो रिसर्च के लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहते हैं। कंज्यूमर्स होते हैं बेटा, वो देखना चाहते हैं कि हम जिस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस कंपनी की इमेज कैसी है मार्केट में, क्या प्रॉफिट है, ये सब इसमें देखा जाता है, ठीक है। सो कम्युनिकेटिंग मतलब एक चीज बता देना, यूजर्स को समझा देना कि अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में है क्या। जैसे बेटा आप लोगों का रिजल्ट आता है तो ये आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलती है ना। वो रिपोर्ट कार्ड आप क्या करते हो, पेरेंट्स को जाके दिखाते हो ये बताने के लिए कि हमारा रिजल्ट कितना आया। ऐसे ही बेटा एंड में अकाउंट्स की भी एक रिपोर्ट बनती है, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग होती है एंड में क्या बनाई जाती है, रिपोर्ट बनाई जाती है, जिससे कि पता लगता है कि अकाउंट्स में मतलब अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना सफर करना पड़ा कंपनी को, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके बारे में यूजर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कम्युनिकेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कम्युनिकेटिंग, फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से क्या होता है, कम्युनिकेट कर दिया जाता है फाइनेंशियल डेटा को लोगों के यूजर्स के बीच में, टू इट्स यूजर्स। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो टाइम पर प्रोवाइड की जानी चाहिए, एंड प्रेजेंटेड टू द यूजर्स सो दैट अप्रोप्रिएट डिसीजंस में बी टेकन एट द राइट टाइम। और प्रेजेंट कर देना चाहिए यूजर्स को ताकि अप्रोप्रिएट जो भी उन्हें डिसीजंस लेना है वो ठीक टाइम पे डिसीजंस ले पाए। तो आई होप गाइज आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझ में आया होगा। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या किया अकाउंटिंग प्रोसेस में। मैंने आपको बोला आप इस कोड को लर्न कर लीजिए, IMRCSAC, ठीक है। तो I फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, second measuring, M for measuring the identified transactions, R recording, C classifying, S summarizing,
A, analysis and interpretation, and C, communicating. So accounting is all about all these steps. 7 steps are involved in accounting.